दोस्तों आज का मानवा सबसे ज़्यादा बेस्ट होने वाला है क्योंकि ये एक फाइटिंग मानवा है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर अपने माँ बाप को ज़िंदा रखने के लिए फ़ाइट करता है। उसे पता है कि अगर उसने फ़ाइट करना बंद कर दिया तो उसके माँ बाप को मार दिया जाएगा। इसलिए वह रोज़ाना एक नए मॉन्स्टर से मिलता है और उसे हराने की तैयारी करता है। इस मानवा की कहानी एक गरीब घर से शुरू की जाती है, जहाँ पर हमें एक टूटे फूटे घर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी और उसकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा पीटा जा रहा होता है और वह आदमी चिल्लाने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे 1 महीने की मोहलत दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, प्लीज हम सबको छोड़ दो। और यह सुनने के बाद वह गुंडा कहता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब तुमने मुझसे 1 महीने पहले पैसे मांगे थे तब तुमने कहा था कि 1 महीने में तुम मेरे सारे पैसे चुका दोगे, लेकिन अब तक तुमने एक भी पैसा नहीं चुकाया है और मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम अपने शरीर ही क्यों ना बेच दो, मुझे मेरा सारा का सारा पैसा चाहिए। जब तक तुम जैसे घटिया लोगों को दर्द ना दिया जाए तब तक तुम लोगों को एहसास नहीं होता। अगर किसी का पैसा लिया जाए तो उसे देना भी होता है, तुम्हें दर्द देना ही होगा। और हम देखते हैं कि उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, जिसे देखने के बाद वह गुंडा थोड़ा सा चौंक जाता है और उसकी वाइफ से फ़ोन ले लेता है और कहने लग जाता है कि लाओ इसे इधर। और उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पुलिस को कॉल करने की कोशिश मत करना, तुम इसके बारे में पहले से ही जानती हो कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जैसे गुंडा उस मैसेज को देखने लग जाता है, हम देखते हैं कि उसकी वाइफ अपने बेटे को कह रही होती है कि बेटा घर पर कब मत आना। और यह सब देखने के बाद वह गुंडा कहता है कि तो तुम अपने बेटे को मैसेज कर रही थी, हाँ लगता है कि तुम्हारी जगह तुम्हारे बेटे को दर्द देना होगा, तभी जाकर तुम मेरे सारे के सारे पैसे चुका सकती हो। और यह सुनने के बाद वह दोनों हस्बैंड वाइफ काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, इसे कुछ भी मत करना, वह बहुत ज्यादा छोटा है। और यह सुनने के बाद वह गुंडा जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि हे इन दोनों के मुंह में कपड़ा ठूस दो, इन दोनों की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे बेटे को डराने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो बस उससे थोड़ी सी बातचीत करने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से उस गुंडे को किसी की आवाज़ आती है और वह कहता है कि लगता है कि इन दोनों का बेटा यहाँ पर आ गया है। और वहीं पर हम देखते हैं कि गेट के बाहर उन दोनों का बेटा खड़ा हुआ होता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और इसका नाम कांग सियोनवू है। और हम देखते हैं कि सियोनवू काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलने लग जाता है, जिसे देखने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपने मन में कह रही होती है कि प्लीज़ बेटा दरवाज़ा मत खोलना। और हम देखते हैं कि सियोनवू उस दरवाजे को खोल देता है। हम देखते हैं कि वह गुंडे दीवार के सहारे चुपके से खड़े हुए होते हैं और सियोनवू अंदर आते ही कहने लग जाता है कि माँ मैं घर पर आ गया, तुम कहाँ पर हो। और जैसे ही सियोनवू अंदर घुसता है, एक गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर सियोनवू के ऊपर हमला कर देता है और एक जोरदार बैट सियोनवू के सर में दे मारता है, जिसे देखने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। लेकिन हम जैसे ही सियोनवू को देखते हैं, हम देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और अचानक से वह उस बंदे को पकड़ लेता है और एक जोरदार मुक्का उस बंदे के मुंह पर दे मारता है। और हम देखते हैं कि यह मुक्का काफ़ी ज़्यादा जोरदार होता है और एक ही मुक्के में सियोनवू उस बंदे को डाउन कर देता है, जिसे देखने के बाद वह बॉस हैरान हो जाता है। और जैसे हम उसके चेहरे को देखते हैं, हम देखते हैं कि सियोनवू ने इतना ज़्यादा जोरदार मुक्का मारा होता है कि उस बंदे का चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाता है। और यह देखने के बाद वह बॉस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि यह क्या चीज़ है। और यह सुनने के बाद सियोनवू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम सब लोग कौन हो। और यह सुनने के बाद वह गुंडा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम सब लोग मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, जाओ इसे मार डालो, यह साला बचकर जाना नहीं चाहिए। और यह सुनने के बाद सारे के बंदे एक साथ सियोनवू के ऊपर हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि सियोनवू एक हमले से बच जाता है और एक जोरदार मुक्का एक बंदी के पसलियों में दे मारता है। यह इतना ज़्यादा जोरदार मुक्का होता है कि उस बंदे की पसलियाँ ही टूट जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सियोनवू यहीं पर ही नहीं रुकता, वे एक और जोरदार मुक्का उस बंदे की दोबारा से पसलियों में दे मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे की पसलियाँ भी चूर चूर हो जाती है। और हम उस बंदे के चेहरे को देखते हैं, जिसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि एक और बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है और एक जोरदार लात मार रहा होता है, पर हम देखते हैं कि सियोनवू उसकी लात को पकड़ लेता है और एक जोरदार किक उसके पैरों में दे मारता है, जिससे उस बंदे का पैर ही टूट जाता है। पर हम देखते हैं कि अचानक से एक और बंदा आता है जो स्टूल लेकर सियोनवू के ऊपर हमला कर देता है और एक जोरदार हमला उसके सर पर कर देता है, जिसकी वजह से सियोनवू को थोड़ा बहुत दर्द होता है और हम देखते हैं कि उसका सर भी फट जाता है, जिससे उसके खून निकल रहा होता है। लेकिन अभी भी सियोनवू उस बंदे को मॉन्स्टर की तरह देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद तो उस बंदे की पैंट ही गीली हो जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। पर हम देखते हैं कि सियोनवू उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा पीटता है,
है, जिसकी वजह से वह बंदा दीवार के जाके लगता है। और ये देखने के बाद वह बॉस तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। पर हम देखते हैं कि वह गुस्से के साथ अपने पास से एक चाकू निकालता है और उसकी नज़र उसके माँ बाप पर जाती है और वह कहने लग जाता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे माँ बाप के मर जाने के बाद तुम किस तरह से हमसे फाइट करते हो। और जैसे सियोनवू की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि सियोनवू ने एक प्रेस उठा ली होती है और उस बंदे के मुंह में दे मारता है। और ये इतना ज़्यादा ज़ोरदार हमला होता है कि सियोनवू ने उस बंदे को दरवाजे के अंदर ही घुसा दिया होता है और उस बंदे की बुरी तरीके से हालत ख़राब कर दी होती है। और ये देखने के बाद उसके माँ बाप भी हैरान हो जाते हैं और उसके माँ बाप को चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उन्होंने सियोनवू को ऐसे फाइट करते हुए कभी भी नहीं देखा। और हम देखते हैं कि वह बंदा भी बुरी तरीके से डाउन हो चुका होता है, लेकिन अभी तक वह जिंदा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरी गर्दन कट जाएगी, कोई पुलिस को बुलाओ, ये मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा, प्लीज़ हमें बचाओ। और हम देखते हैं कि सियोनवू भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और वह अपने माँ बाप के पास जाता है और उन दोनों की रस्सियाँ खोलने लग जाता है और उनसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा किसी से भी फाइट ना करे तो तुम गरीब पैदा ही क्यों हुए, तुमने मुझे हमेशा गरीब क्यों रखा। और इतना ही कहती है हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि कांग सियोनवू तुम्हें क्या हुआ बेटा, प्लीज़ बेटा खड़े हो जाओ। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और हम एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को देखते हैं। हम देखते हैं कि सारे के सारे बंद गुंडे वहां पर पहुंच चुके होते हैं, जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। किसी का पैर टूट चुका होता है, किसी का हाथ टूट चुका होता है, किसी का सर फट चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है। और वे जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर हमें बचाओ। और ये सब देखने के बाद वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है जो उन सबको देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सब बंदों की हालत किसने की है। और ये सुनने के बाद एक नर्स कहती है कि यह गुंडे हैं, अपना कर्जा लेने के लिए किसी गरीब आदमी को परेशान करने के लिए गए थे, लेकिन उनके लड़के ने इन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मारा है और इतना ज़्यादा बुरा मारा है कि इन सब की हड्डियाँ बुरी तरीके से डैमेज है और उन्हें जोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो यह है कि वह लड़का एक हाई स्कूलर है। और यह सुनने के बाद तो वह बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहा हाई स्कूलर। फिर इसके बाद हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वह चिल्लाने लग जाता है कि उस बास्टर को छोड़ना मत, वह साला बचना नहीं चाहिए, वह एक मॉन्स्टर है, वह हम सबको ख़त्म कर देगा, तुम उसे छोड़ना मत। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ गया, मैंने सुना है कि वह लड़का भी हॉस्पिटल के अंदर आया है, मैं उसे संभाल लूँगा। और वैसे भी ब्लैक बियर उसे मारने के लिए निकल चुका है, अब उसका बचना नामुमकिन है, कोई भी उसे नहीं बचा सकता चाहे कोई भी हो। और ये सुनने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, लेकिन ब्लैक बियर का नाम सुनते ही तो वह चश्मिश बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या इन लोगों ने अभी ब्लैक बियर कहा। और वह नर्स से कहता है कि अभी वह हाई स्कूलर कौन से रूम नंबर में मौजूद है, जिसे सुनने के बाद वह नर्स बताती है कि हाँ अभी वह रूम नंबर 202 में है। और यह सुनने के बाद चश्मिश बड़ी तेज़ी के साथ रूम नंबर 202 की तरफ भाग रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ब्लैक बियर यहाँ पर आ चुका है, कोरिया का टॉप फाइटर, अगर वह मेरी मदद करने के लिए मान जाता है तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और हमें पता चलता है कि ये हमारे मेन कैरेक्टर सियोनवू को बचाने के लिए नहीं जा रहा होता, बल्कि उस ब्लैक बियर की मदद करने के लिए जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर के रूम के पास पहुंच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे ब्लैक बियर की फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मुझे उस लड़के के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि वह शीशे में से झाँक कर देखने लग जाता है जहाँ पर ब्लैक बियर हमारे मेन कैरेक्टर सियोनवू को मारने के लिए पहुंच चुका होता है। और हम ब्लैक बियर की बॉडी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टाइप की होती है और ये जीता जागता मॉन्स्टर लग रहा होता है। और वह सियोनवू से कहने लग जाता है कि तो तुम्हें मारने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं एक हाई स्कूलर को मारने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन जो भी हो बच्चे तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें मरना ही होगा। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, मेरे यहाँ आने के बावजूद भी तुम्हारी आंखों में डर नज़र नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं कि सियोनवू भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वह भी फाइटिंग मोड में आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि ब्लैक बियर सियोनवू के ऊपर हमला कर देता है और कहने लग जाता है कि बच्चे तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, लगता है कि तुम्हें डर का एहसास कराना होगा तभी जाकर तुम मुझसे डरोगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह हमला कर रहा होता है अचानक से सियोनवू एक जोरदार मुक्का उसे मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर हम देखते हैं कि ब्लैक बियर एक जोरदार हाथ मारता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर जाकर गिरता है। और हम देखते
देखते हैं कि सियोनवू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि जैसा कि ब्लैक बियर से एक्सपेक्ट किया था, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मुझे यकीन नहीं होता है कि यह उस बच्चे को बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर देगा। क्या मुझे उसे बचाने के लिए जाना चाहिए? और ब्लैक बियर कहने लग जाता है कि बच्चे, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज़्यादा पागल हो, लेकिन तुम्हें अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ। लेकिन अब तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला। तुम्हारी आंखों में अभी तक मैंने डर नहीं देखा है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। और ये सुनने के बाद सियोनवू अचानक से खड़ा होने लग जाता है, जिसे देखने के बाद ब्लैक बियर तो हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मेरे हमले से कैसे खड़े हो गए। और ये सुनने के बाद सियोनवू कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, तुम सिर्फ बातें ही करते हो क्या? तुम्हारे पास तो मुक्का मारना भी नहीं आता, इतने ज़्यादा कमज़ोर को मुझे मारने के लिए भेजा है। और यह सुनने के बाद तो ब्लैक बियर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर सियोनवू के ऊपर हमला करते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम नहीं बचने वाले, तुम मेरे हाथों से मरोगे। और यह देखने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि ब्लैक बियर उस लड़के को मार डालेगा, मुझे जाकर इन्हें रोकना चाहिए। और हम देखते हैं कि जैसे ही ब्लैक बियर सियोनवू के ऊपर हमला करता है, सियोनवू अचानक से घूम जाता है और एक जोरदार लात ब्लैक बियर के मुंह पर दे मारता है, जिससे ब्लैक बियर की हालत ख़राब हो जाती है। और यह देखने के बाद वह बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि उसने ब्लैक बियर को लात मारी, ये सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। और हम देखते हैं कि ब्लैक बियर की एक ही लात के अंदर हालत ख़राब हो चुकी होती है और वह बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि ब्लैक बियर इतनी जल्दी डाउन हो जाएगा। पर हम अचानक से देखते हैं कि ब्लैक बियर अपने आप को जैसे तैसे एक हाथ की मदद से रोक लेता है। और यह देखने के बाद वह बंदा कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ब्लैक बियर के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि छोटी मोटी किक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वह सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और ब्लैक बियर कहने लग जाता है कि बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम एक हमला करने के बाद मुझे डाउन कर दोगे? क्या बकवास है, तुम मुझे इतनी आसानी से कभी नहीं हरा पाओगे। पर हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ देता है और ये काफ़ी ज़्यादा जोरदार मुक्का होता है। और ये देखने के बाद तो वह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि यह बच्चा इतना ज़्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सियोनवू उसे लगातार मुंह पर मारने लग जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ मार रहा होता है, जिससे ब्लैक बियर की हालत ख़राब हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि अचानक से ब्लैक बियर हमारे मेन कैरेक्टर सियोनवू को अपने हाथों में जकड़ लेता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ये खास टेक्निक का यूज़ करूँगा, ये मेरी खास टेक्निक है, इससे तुम नहीं बच सकते। और यह सुनने के बाद वह बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि क्या यही ब्लैक बियर की खास टेक्निक है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है? अब वह बच्चा बचेगा नहीं, मुझे उसे रोकना चाहिए। और हम देखते हैं कि ब्लैक बियर उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ जकड़ रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा जान लगा दी होती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि बच्चे, अब तुम मरने वाले हो, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि वह बंदा उसे बचाने के लिए आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ। लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होती है। ब्लैक बियर ने सियोनवू को बुरी तरीके से जकड़ लिया होता है और उसकी हड्डी तोड़ दी होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर थोड़ी देर शांति छा जाती है और ब्लैक बियर कहता है कि मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है, अब तक तो तुम खत्म हो चुके होगे। लेकिन हम देखते हैं कि सियोनवू धीरे धीरे खड़ा होने लग जाता है और यह देखने के बाद ब्लैक बियर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम हिल कैसे पा रहे हो? क्या तुम्हारी हड्डियाँ ठीक है? क्या तुम्हारी हड्डियाँ टूटी नहीं है? पर हम देखते हैं कि सियोनवू खड़ा हो रहा होता है और यह देखने के बाद ब्लैक बियर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि जो भी हो, लेकिन इस बार तुम मेरे हमले से नहीं बचने वाले। और वह अपनी पूरी जान लगाकर हमारे मेन कैरेक्टर को दबोच रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सियोनवू उसके हमले से बच रहा होता है और खड़ा होने लग जाता है, जिसे देखने के बाद ब्लैक बियर कहता है कि यह कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी हड्डियाँ नहीं तोड़ पा रहा हूँ। पर हम अचानक से देखते हैं कि सियोनवू एक जोरदार सर उसके मुंह में दे मारता है, जिससे ब्लैक बियर की हालत खराब हो जाती है। और ये देखने के बाद ब्लैक बियर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बच्चा मुझे नहीं हरा सकता है, क्या इसकी हड्डियां मेटल से बनी है, मैं इन्हें नहीं तोड़ पा रहा हूँ। पर हम देखते हैं कि सियोनवू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वह अपना सर दोबारा से ब्लैक बियर के मुंह पर दे मारता है, जिससे ब्लैक बियर का चेहरा ही खराब हो जाता है। पर हम देखते हैं कि सियोनवू नहीं रुकता, वह बार बार अपना सर ब्लैक बियर के मुँह पर दे मार रहा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर वह बंदा आता है और कहता है कि रुक जाओ बच्चे, ये बेहोश हो चुका है, अगर तुम इसी तरह से इसे मारते रहे तो ये मर जाएगा, तुम्हें शांत होना होगा। अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं भी इसे नहीं संभाल पाऊंगा, तुम्हें थोड़ा सा शांत होना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह किसी को कॉल मिलाता है और कहने लग जाता है कि हेलो, रूम नंबर 202 में जल्दी से पहुंचो, यहाँ पर किसी कार एक्सीडेंट में किसी आदमी का चेहरा खराब हो गया है, इसे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। और सियोनवू कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम भी इनके साथ मिले हुए हो? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहता
हूँ, क्या तुम मेरी टीम में आओगे? और ये सुनने के बाद सियोन वू कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर वह बंदे आ चुके होते हैं, लेकिन वह बंदे ब्लैक बियर की हालत देखने के बाद थोड़े से चौंक जाते हैं और उस बंदे से कहने लग जाते हैं कि हमने इसे कंफर्म कर लिया है, क्या सर हम इसे मार दें? और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ब्लैक बियर अभी बेहोश है, तो तुम इसे बड़ी आसानी के साथ यहाँ से ले जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि ठीक है सर, हम समझ गए। और हम देखते हैं कि वह ब्लैक बियर को वहाँ से ले जा रहे होते हैं और ये देखने के बाद सियोन वू कहता है कि यह लोग कौन है और आखिरकार ये लोग यहाँ से इसे क्यों ले जा रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यह बंदा तुम्हें वह सब कुछ दे सकता है जो तुम अपनी लाइफ में चाहते हो। जिसे सुनने के बाद सियोन वू थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है। और यह सुनने के बाद वह बंदा बताता है कि अगर तुम इसके लिए फाइट करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसे मैं सर्व करता हूँ। और यह सुनने के बाद सियोन वू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बाहर में जाओ, मुझे लड़ाई करके पैसे कमाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और हम देखते हैं कि वह उस कार्ड को उस कचरे के डिब्बे फेंक कर वहाँ से जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब तुम जैसे घटिया लोग हमें किस सिक्के में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। और यह कहते ही सियोन वू वहाँ से चला जाता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो दोबारा ज़रूर आना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सियोन वू बाथरूम में पहुँच चुका होता है और अपना मुँह धो रहा होता है और कहने लग जाता है कि धत्तरी की मेरी लाइफ सच में सब बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैं बस अपनी माँ की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहता। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर उसका फादर आ जाता है जो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम इस कंडीशन में हॉस्पिटल से भागने के बारे में सोच रहे हो? और यह सुनने के बाद सियोन वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरी कंडीशन, आखिरकार मेरी कंडीशन का जिम्मेदार कौन है? तुम एक बॉक्सिंग चैंपियन हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारे पास बहुत सारे ऑफर आए और तुमने सारे के सारे ऑफरों को ठुकरा दिया और हम कर्जे में डूब गए। क्या तुम्हारा चैंपियन प्राइस तुम्हारी लोकल जिम से ज़्यादा बड़ा है? आखिरकार तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हें नेशनल टीम से क्यों निकाल दिया गया, लेकिन अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारी प्राइड से ज़्यादा मेरी कमज़ोर और बीमार माँ है, मुझे उसका ख्याल रखना है। और ये सुनने के बाद उसका फादर वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि बेटा तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, तुम अपने हालत का ख्याल रखो। और ये सुनने के बाद सियोन वू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे नफरत है अपने फादर से। लेकिन अचानक से सियोन वू को कुछ होने लग जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि रात को मैं सोया नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जब भी मुझे मेरे फादर मेरे सामने आते हैं मेरे सर में दर्द होने लग जाता है क्योंकि मैं उनसे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। और इसके बाद सियोन वो अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे रोज़ाना परेशान किया जाता था और इतना ज़्यादा मारा जाता था कि मैं 7 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहता था। लेकिन जैसे जैसे मैं ताकतवर हो गया उन गुंडों को मारने लगा, लेकिन मेरे फादर की वजह से मैं उन गुंडों के माँ बाप के सामने झुकने लगा। ये सिर्फ मेरे फादर की वजह से है क्योंकि उसे लगता है कि जो उसने अपनी फैमिली के लिए किया है वह अब कर चुका है, अब वह अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं एक हाई स्कूलर हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक हाई स्कूलर होने की वजह से मैं फिश बोट पर नहीं जा सकता और ना ही मछलियाँ पकड़ सकता हूँ। जो भी मैं छोटे मोटे काम करता हूँ उससे मेरा खर्चा नहीं चलता। और एक बंदा चिल्ला रहा होता है कि हे हमारे साथ खेलो, जल्दी से हमारे पास आओ। और ये सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि नहीं मैं अभी बिजी हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह बंदे उसकी सिक्योरिटी तोड़ देते हैं और सियोन बताने लग जाता है कि उन लोगों की वजह से मेरी सिक्योरिटी भी टूट गई, हम कर्जे में डूबते गए, हमारी हालत बहुत से बदतर हो गई, ये सिर्फ मेरे फादर की वजह से है, मैं आखिरकार इतनी घटिया ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से सियोन की आंखें खुल जाती हैं और वह आसपास के नज़ारे को देखने के बाद थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, लगता है कि उन लोगों ने मुझे दोबारा से एक कमरे में शिफ्ट कर दिया है, मैं यहाँ पर कितने लंबे समय से सो रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपना फ़ोन चलाने लग जाता है, लेकिन अचानक से उसका डैड का मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद सियोन कहता है कि यह तो मेरा डैड का मैसेज है। और वह उसे पढ़ने लग जाता है जहाँ पर उसके डैड ने लिखा होता है कि सियोन अब समय आ गया है तुम्हें वह बात बताने के जिसके लिए मैंने ये सब किया था, आज रात में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और ये सुनने के बाद सियोन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यह घटिया आदमी आखिरकार अब हमसे क्या छुपा रहा है। और वह कहता है कि रुको जरा, मुझे अपने मॉम को कॉल करना है। और वह अपने मॉम को कॉल करने लग जाता है जहाँ पर उसकी मॉम कॉल उठा लेती है और सियोन कहता है कि मॉम क्या आप ठीक हैं? जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम डरते हुए कहने लग जाती है कि बेटा तुम हॉस्पिटल के अंदर ही रहना, बाहर मत लेकर ना, तुम घर पर मत आना, यहाँ पर बहुत सारे गुंडे डोल रहे हैं, वह तुम्हें मारना चाहते हैं, बेटा यहाँ पर मत आना। और ये सुनने के बाद सियोन हैरान हो जाता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट करा दिया है और तुम्हारा नाम चेंज करा दिया है, वे लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। और ये सुनने के बाद सियोन कहता है कि लेकिन माँ आप कहाँ पर हैं? और ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि मैं पुलिस स्टेशन के पास एक होटल में रुकी हुई हूँ, तुम मेरे बारे में चिंता
चिंता मत करना, बस तुम अपना ख्याल रखना और आसपास बिल्कुल भी मत जाना, यह लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं अपने फ़ोन को रखती हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। और ये सुनने के बाद सियोन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह सब मेरी गलती है, यह मेरी गलती की वजह से हुआ है। आखिरकार मैंने उन लोगों से लड़ाई क्यों ली? मुझे अब सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढना होगा, आखिरकार वह कैसी है? और जैसे वह भाग रहा होता है, अचानक से उसके पास उसका डैड का कॉल आता है, जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि यह तो डैड का कॉल है। और जैसे ही वह उस कॉल को उठाता है, दूसरी तरफ से आज आवाज़ आती है कि क्या तुम मिस्टर हान के बेटे हो? जिसे सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि हाँ, मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? और यह सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि तुम्हारे फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें यहाँ पर आज आना होगा। और यह सुनने के बाद सियोन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद हमें उसके फादर का एक्सीडेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वह एक बिल्डिंग से गिर चुका होता है, उसकी सारी हड्डी पसली टूट चुकी होती है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। फिर इसके बाद उसे हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है और उसके सारे शरीर में पट्टी की जाती है और सियोन वो उसे देखने के लिए आता है। और वह डॉक्टर बताने लग जाता है कि तुम्हारे फादर की सर्जरी करनी होगी, जिसमें 10 मिलियन का खर्चा आएगा। अगर सर्जरी नहीं की गई तो वह मारा जाएगा और सर्जरी के बाद भी उसका महंगा इलाज होने वाला है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला है। और यह सुनने के बाद सियोन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा नहीं होता, वह शुरू से ही गरीब होता है। और वह अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं इतना सारा पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? लेकिन अचानक से सियोन को कुछ याद आता है और वह कहता है कि वह कार्ड, और हम देखते हैं कि वह उसे वही कार्ड याद आ जाता है जो उसने कचरे में फेंका था। और वह कहता है कि बिजनेस कार्ड, मुझे उसे ढूंढना होगा, वही मेरी मदद कर सकता है, मुझे उस रूम नंबर को ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोन उस रूम के पास पहुँच जाता है और उस बाल्टी के अंदर उस कार्ड को ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर वह कार्ड नहीं होता। और ये देखने के बाद सियोन उदास हो जाता है और कहता है कि वह यहाँ से जा चुका है। दैट तेरी की, ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है। मॉम डैड मुझे माफ़ कर देना, मैं बेकार बेटा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन अचानक से वह आदमी वहाँ पर आ जाता है जो कहता है कि क्या तुम इस चीज़ को यहाँ पर ढूंढ रहे हो? अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है तो क्या तुम बता सकते हो? और ये सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि तुम मुझे कितना पैसा दोगे? और ये सुनने के बाद वह बंदा बताता है कि एक जीत का तुम्हें 10 मिलियन दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद सियोन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह बंदा कहता है कि भले ही तुम जीतो ना, अगर तुमने पॉपुलैरिटी भी हासिल कर ली तब भी तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो तुम बहुत सारा पैसा कमाओगे। और ये सुनने के बाद सियोन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर इसके बाद हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह बंदा और सियोन वो आ चुका होता है और वह बंदा अपने पास से एक फॉर्म निकालता है और कहने लग जाता है कि तुम इसे आराम से पढ़ो और अपना टाइम लेकर इस पर साइन करना। जिसे देखने के बाद सियोन वो कहता है कि क्या फाइटिंग वर्ड? और ये सुनने के बाद वह बंदा बताता है कि हाँ, ये एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट है, जिसमें मॉन्स्टर फाइट करते हैं। वह ड्रग्स लेकर इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं जिनका कोई भी इंसान सामना नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि क्या कहा ड्रग्स? लेकिन मैं तो कोई ड्रग्स नहीं लेता। जिसे सुनने के बाद वह बंदा अपने पास से ड्रग्स की एक अटैची ही निकाल देता है और जिसमें बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। और वह बताने लग जाता है कि ये कोई रास्ते पर मिलने वाला ड्रग्स नहीं है, ये ऐसा ड्रग्स है जिसे अगर बूढ़े इंसान को भी दिया जाए तो वह भी सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा, इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। वैसे अगर तुम इसे ना लेना चाहो तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जिसे सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि लेकिन रुको ज़रा, आखिरकार तुम हो कौन? और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अपनी पहचान नहीं कराई, मेरा नाम है किम मिन श्योक और मैं स्काउट वीआईपी के लिए फाइटिंग वार्ड में काम करता हूँ। मैं बंदों को ढूंढता हूँ जो फाइटिंग लड़ सकते हैं। और ये सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि क्या कहा स्काउट? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह ड्रग्स है। आज तक टूर्नामेंट में ऐसा कोई भी फाइटर नहीं आया जो इस ड्रग्स के बिना जीता हो। और ये सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि मैंने तुमसे कह दिया ना, मैं ये ड्रग्स नहीं लेने वाला। और ये सुनने के बाद किम मिन श्योक कहता है कि खैर छोड़ो, जब तुम टूर्नामेंट के मैदान में उतरोगे तो तुम्हें इस ड्रग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और इसकी अहमियत क्या है तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और ये सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि लगता है कि यह आदमी मेरी बात नहीं सुन रहा है। और किम मिन शो कहता है कि क्या तुम हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो? अगर तुम काम करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें टॉप 20 के अंदर पहुंचा दिया जाएगा और तुम्हें एक स्पॉन्सर दिया जाएगा। और इस पॉइंट पर मैं तुम्हारे लिए स्पॉन्सर तय करूंगा, तुम बस जीते जाना और आगे बढ़ते जाना, तुम बस पैसे कमाओगे। और ये सुनने के बाद सियोन वो कहता है
कि ठीक है, मैं तुम्हारी सारी की सारी बातों को समझ गया हूँ, अब मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सुनने के बाद किम मिन सो कहता है कि यह तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पैसे तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम टूर्नामेंट के अंदर लड़ोगे और जीतोगे। और ये सुनने के बाद सियोन वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट क्यों करूं, कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे। और यह सुनने के बाद किम मिन सो कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारी फादर की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए और तुम्हारी सेफ्टी के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। और यह सुनने के बाद सियोन वो हैरान हो जाता है और कहता है कि रुको जरा, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। जिसे सुनने के बाद किम मिन सो कहता है कि अगर तुम हमारे बॉस के लिए फ़ाइट करते हो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे, और इसके अलावा तुम्हारी फादर की सर्जरी के लिए तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी माँ की सेफ्टी के लिए तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और इसके अलावा तुम पर जो भी कर्जा है वह सारा का सारा उतार दिया जाएगा। और यह सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि लेकिन कैसे, आखिरकार मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास क्यों करूं। और यह सुनने के बाद सियोन वो के पास अचानक से उसकी मॉम का कॉल आता है, जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो मेरी मॉम का कॉल है। और वह कहता है कि मॉम क्या आप ठीक है, क्या कुछ गलत हुआ है। जिसे सुनने के बाद उसकी मॉम कहती है कि बेटा मैंने सुना है कि तुमने अपने फादर की सर्जरी के लिए सारे के सारे पैसे चुका दिए हैं, और इसके अलावा तुमने मेरी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भेजे हैं, क्या तुमने ये सब किया है बेटा। और ये सुनने के बाद किम मिन सो कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब हमने ही किया है, और इसके अलावा तुम्हारी माँ के लिए हमने एक घर भी तैयार कर दिया है जहाँ पर तुम्हारी माँ आराम कर सकती है। अगर ईमानदारी से कहूँ तो सियोन वो तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हें हमारी साइड आना ही होगा, तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है। और ये सुनने के बाद सियोन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि हाँ माँ, मैंने ही वे लोग भेजे हैं, और इसके अलावा मैं अभी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखना, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। और वह थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे बताओ कि 10 बिलियन को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद किम मिन सो कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, 10 बिलियन तो सिर्फ आम सी रकम है, जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी कीमत भी बढ़ती जाएगी और लोग तुम पर दाव लगाएंगे। पिछली बार तो एक फाइटर ने 15 बिलियन तक जीते थे और वह काफ़ी खुशी के साथ अपने घर ले गया था। और ये सुनने के बाद सियोन वो हैरान हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और किम मिन सो कहता है कि पॉसिबल है, जिस तरह से एक फाइटर की कीमत लगाई जाती है उसके हिसाब से ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये सुनने के बाद सियोन वो थोड़ा सा चौंक जाता है और किम मिन सो बताने लग जाता है कि सीक्रेट टूर्नामेंट एक खूनी खेल है जिसमें फाइटर लंगड़ा गूंगा बहरा कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। पिछली बार तो सिर्फ 10% फाइटर ही बाहर निकले थे और वही जीते थे, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खेल है, हम पिछली बार बड़े ही नुकसान से साथ बच गए थे। और ये सुनने के बाद सियोन वो हैरान हो जाता है और कहता है कि यह पागलपन है, तुमने इतने सारे लोग मार दिए, क्या ये सीक्रेट खेल है, क्या ये दुनिया के सामने नहीं आया। और ये सुनने के बाद किम मिन सो कहता है कि हाँ, इसलिए तो ये सीक्रेट टूर्नामेंट है, इसे हर बार कराया जाता है, एक बार अगर तुम इस फॉर्म पर साइन कर देते हो तो तुम्हारी मौत का बहाना बनाना हमारा काम होगा। और ये सुनने के बाद सियोन वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या मौत का बहाना। जिसे सुनने के बाद किम मिन सो कहता है कि हाँ, हर बार इस टूर्नामेंट को हॉस्पिटल आयोजित करता है क्योंकि उसके लिए मौत का बहाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जैसे कि तुम एक कैमरे में कैद हो जाओ या फिर तुम्हारा सामान खरीदते हुए नाम आ जाए तो तुम्हारा मौत का बहाना बनाया जा सकता है। और हॉस्पिटल के अंदर तो मौत का बहाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमें कोई भी नहीं रोक सकता, हम कह सकते हैं कि तुम मर गए या फिर तुम्हारी दवाइयाँ खाने की वजह से मौत हो गई या फिर तुम लापता हो गए, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। जिसे सुनने के बाद सियोन वो गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझे ये सारी की सारी बातें क्यों बता रहे हो, अगर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट कर दी तो क्या होगा। जिसे सुनने के बाद किम मिन सो कहता है कि क्या तुम्हें मैं रास्ते पे चलता हुआ नशेड़ी लगता हूँ जो तुम्हें सारी बातें बता सकता हूँ, और वैसे भी पुलिस ऐसी बातों पर क्यों विश्वास करेगी जो टूर्नामेंट असल में है ही नहीं, वह लोग तुम्हें पागल मक्कार के अलावा कुछ भी नहीं समझेंगे। और ज़्यादा चिंता मत करो, अगर तुमने रिपोर्ट करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी रिपोर्ट करने से पहले तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और हॉस्पिटल के अंदर यह बहाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं तुमसे दोबारा से कहता हूँ कांग सेन वो, तुम इसके बारे में दोबारा से सोच सकते हो। और ये सुनने के बाद सियोन वो थोड़ा सा चौंक जाता है और किम मिन सो कहता है कि क्या तुम साइन करना चाहोगे, वैसे तो लोग 2 या 3 दिन लेते हैं सोचने के बारे में, मुझे नहीं पता कि तुम कितने देर तक सोचोगे। और ये सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि तुम बस वादा करो, क्या तुम ये सब करने के लिए तैयार हो, क्या तुम मेरे माँ बाप की देखभाल करोगे। जिसे सुनने के बाद
किन मिन शोक बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से हंसने लग जाता है और हम देखते हैं कि सियोन वो साइन कर लेता है और अचानक से उसके पीछे एक नर्स आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद सियोन वो कहता है कि यह सब क्या है। और अचानक से वह नर्स हमारे मेन कैरेक्टर के इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन सियोन वो उसे जैसे तैसे छुड़ा लेता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और अचानक से सियोन वो को कुछ होने लग जाता है और वह बेहोश हो रहा होता है और किम मिन शोक कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया है, अब तुम सिर्फ अरीना में मिलोगे। जैसे ही तुम इस टूर्नामेंट के अंदर उतरोगे तुम्हें सिर्फ जीतना है, अगर तुम जीतते ही रहे तो तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन अगर तुमने हारने की कोशिश भी की तो तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे साथ ही छोड़ दिया जाएगा, तुम इसके लिए तैयार रहो। और इसी के साथ ही सियोन वो बेहोश हो जाता है और अचानक से उसकी आंखें किसी और जगह पर खुल रही होती है और वह कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैं मर चुका हूँ। और जैसे उसकी आंखें खुलती है वह कहता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और हम देखते हैं कि कोई बंदे उसे वहाँ से ले जा रहा होता है और जैसे वह सामने की तरफ देखता है वह एक अजीब ही जगह पर आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोग मुझे कौन सी जगह पर ले आए हो, ये कौन सी जगह है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हें ज़्यादा हिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आगे चलने के बाद सब कुछ पता लग जाएगा। और वैसे यह जगह है मौत का दरवाज़ा है। फिर इसके बाद हमें एक बहुत बड़ी कंपनी का सीन दिखाया जाता है और हम हाउसिंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं, जहां पर वह कहता है कि ये सब क्या है, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तुम एक हाई स्कूलर लड़के को लड़ाना चाहते हो जिसने ब्लैक बियर को हराया है, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। जिसे सुनने के बाद किम मिनिस्टर कहता है कि हाँ सर, आपने सही कहा, ये एक बहुत बड़ा मजाक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप इसके ऊपर हंस सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्यों, आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और ये सुनने के बाद किम मिन शक कहता है कि हाँ सर, ये एक बहुत बड़ा मजाक है, लेकिन ये इतना अच्छा भी है क्योंकि ह्यूमन ग्रुप इसके ऊपर हंसने वाला है और हमें हमारी कंपनी को कमज़ोर समझेगा, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे ताकतवर बन सकते हैं। और ये सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, क्या ये लड़का ह्यूमन ग्रुप के सामने हार जाए ताकि हमारी कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो। और ये सुनने के बाद किम मिन शो कहता है कि नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ब्लैक बियर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फाइटर था जिसने ना जाने कितने लोगों को मारा है और उसका एक खास मूव है जिसकी वजह से हड्डियाँ भी चूर चूर हो जाती है। और इसकी वजह से मैंने सियोन वू के शरीर की जांच की थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसके शरीर को देखा ये सच में काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था। और ये सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। फिर इसके बाद हमें सियोन वू को दिखाया जाता है जिसकी धीरे धीरे आंखें खुल रही होती है और वह कहता है कि आखिरकार मैं कौन सी जगह पर हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ। और जैसे उसकी आंखें खुलती है हम देखते हैं कि कोई बंदा उसे लात मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद सियोन वू थोड़ा सा डर जाता है और वह बंदा कहता है कि पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ये सिर्फ मजाक था। और वहाँ पर ड्रोन आता है जो कहता है कि प्लेयर अब खड़ा हो चुका है। और ये सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि ये सब क्या बकवास है और आखिरकार मैं कौन सी जगह पर आ चुका हूँ, मुझे ये अजीब तरीके की यूनिफॉर्म क्यों पहनाई हुई है। और वह ड्रोन कहने लग जाता है कि आप दोनों का मैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, यह मैच 200 खिलाड़ियों के बीच होगा, जिसमें से जो जो फाइटर जीतेगा उसे अगले राउंड में भेज दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको डोपिंग सिस्टम भी दिया जाएगा जिसकी मदद से आप अपने शरीर की ताकत को और भी ज़्यादा दुगना तिगना बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा खास तरह का ड्रग है और वीआईपी सभी आपको कैमरे में देख रहे हैं, वे आपके ऊपर पैसा लगाने वाले हैं, आप दोनों का मैच अब स्टार्ट हो चुका है। और यह सुनने के बाद वह बंदा अपना ड्रग्स उठा लेता है और उसे इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद सियोन वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने लड़ाई ना करने का वादा किया था वह भी तोड़ दिया, मैंने ग्रेजुएट करने का वादा किया था वह भी तोड़ दिया, लेकिन मैं नशीली दवा लेकर यह वादा नहीं तोड़ना चाहता। लेकिन अचानक से सियोन की नज़र कहीं पर जाती है और हम देखते हैं कि उस बंदे ने वह ड्रग्स अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया होता है और अचानक से उसे कुछ होने लग जाता है, वह अजीब तरीके से हंस रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह है असली डोपिंग पावर। और यह देखने के बाद सियोन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से वह बंदा एक जोरदार हाथ हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सियोन उससे बड़ी आसानी के साथ बच जाता है। पर यह हमला इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उससे दीवार भी चटक जाती है, जिसे देखने के बाद सियोन कहता है कि यह सब क्या है, क्या ये कोई मॉन्स्टर बन चुका है। और हम देखते हैं कि वह बंदा भी दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखने के बाद सियोन कहता है कि यह क्या बकवास है, अचानक से यह दुबला पतला इंसान इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया और इसकी मसल भी बढ़ चुकी है, क्या यह ड्रग्स की वजह से है या फिर कुछ और। वह ड्रोन कहने लग जाता है कि प्लेयर के अंदर डोपिंग सक्सेसफुली इंजेक्ट हो चुका है। और वह बंदा अजीब तरीके से हंसते हुए कहने लग जाता है कि मैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर बन गया, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है कि मैं बाहर नहीं जा सकता।
सकता, नहीं तो मैं उन लोगों को बता देता जिन लोगों ने मुझे कमज़ोर और लूज़र कहकर चिढ़ाया है, मैं उन लोगों को मार डालता। लेकिन खैर कोई बात नहीं। और हम देखते हैं कि वहाँ से उछलकर वह सियोनवू के सामने आ जाता है और उससे हँसते हुए कहने लग जाता है कि हे बच्चे, क्यों ना हम मज़े करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये सुनने के बाद सियोनवू अचानक से एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुँह पर दे मारता है और मुक्का देने के बाद वह पीछे हट जाता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा कहता है कि यह तो सच में कमाल का मुक्का था। क्या तुम्हें लगता है कि इतने से मुक्के मारने के बाद तुम मुझे डाउन कर पाओगे? ये सब तुम्हारी गलतफ़हमी है। जिसे देखने के बाद सियोनवू कहता है कि इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, लेकिन उसी के साथ ही इसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। मैं धीरे-धीरे इसके पास जाऊँगा और इसे मुक्का मारने की कोशिश करूँगा। मेरा निशाना सिर्फ़ इसका मुँह है। और हम देखते हैं कि वह उसके पास जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह बंदा बड़ी तेज़ी के साथ सियोनवू के ऊपर हमला कर देता है और एक ज़ोरदार मुक्का सियोनवू को मार देता है। जिसे देखने के बाद सियोनवू अपने मन में कहता है कि लेकिन यह एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। अगर मैंने इसके पास जाने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊँगा। मुझे इसके फेस पर मारना होगा। और हम देखते हैं कि सियोनवू एक घूमकर लात मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह बंदा हँसने लग जाता है। उसे पता लग चुका होता है सियोनवू उसे लात मारेगा और वह एक ज़ोरदार धक्का सियोनवू को दे मारता है, जिसकी वजह से सियोनवू की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। उसका मुँह से ब्लड निकलने लग जाता है। पर हम देखते हैं कि वह बंदा यहीं पर ही नहीं रुकता। वह सियोनवू का पैर को पकड़ देता है और कहने लग जाता है कि बच्चे, लगता है कि इस मैच को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लगता है कि इसे थोड़ा-सा और मज़ेदार बना देना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। और हम देखते हैं कि वह सियोनवू को बुरी तरीके से ज़मीन पर पटक देता है और यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है, जिसकी वजह से सियोनवू की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। पर वह बंदा हँसते हुए कहने लग जाता है कि इस हमले को देखने के बाद तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी मुझे इसके लिए कुछ और करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा कुचल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से उछलता है और उछलते हुए कहने लग जाता है कि मैं उन सभी बास्टर को दिखाना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे कमज़ोर कहा है। मैं उन सभी लोगों को मार डालूँगा, क्योंकि मैं अब एक किंग बन चुका हूँ। और यह कहते हुए एक ज़ोरदार तरीके से एक ज़ोरदार किक सियोनवू को ऊपर मार देता है और ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार किक होती है। जिसे देखने के बाद वह बंदा हँसने लग जाता है और कहता है कि मेरे अंदर तो एक कमाल की पावर आ चुकी है। इस किक को खाने के बाद तुम ज़रूर से मर गए होगे। और हम देखते हैं कि सियोनवू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह बेहोश हो चुका है। फिर इसके बाद हमें किम मिनशो की बातें सुनाई देती है, जहाँ पर वह कहने लग जाता है कि ब्लैक बियर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमला है। वह किसी भी इंसान की हड्डियों को तोड़ सकता है और इसकी वजह से मैंने सियोनवू के शरीर की जाँच की थी। जिसे सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि तुमने क्या देखा? आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? साफ-साफ बताओ। और ये सुनने के बाद वह कहता है कि वह इसका शरीर काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि मैंने देखा कि उसकी हड्डियाँ एक इंसान के मुकाबले 10 गुना मजबूत है, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। और ये सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट भी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से सियोनवू उस बंदे के पैर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वह बंदा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि सियोनवू एक ज़ोरदार लात उसके मुँह पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। पर हम देखते हैं कि वह बंदा सियोनवू के पैरों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि अचानक से सियोनवू बड़ी तेज़ी के साथ अपने पैरों को बचाता है और बड़ी तेज़ी के साथ पीछे आ जाता है। जिसे देखने के बाद वह बंदा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह कैसे हो सकता है? बिना ड्रग्स लिए यह इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि उस ड्रग्स ने मेरे शरीर के ऊपर इतना ज़्यादा ताकतवर असर नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरा हमला कमज़ोर हो गया। आखिरकार ये सब क्या बकवास है? और सियोनवू अपने मन में कह रहा होता है कि यह मॉन्स्टर अब स्लो हो चुका है। मैं दुआ करता हूँ कि इसका स्टेमिना भी इसकी तरह मजबूत ना निकले। मुझे इसके सारे के सारे हमलों को अवॉइड करना होगा और इसके फेस के ऊपर हमला करना होगा। अगर मैं लगातार इसके फेस के ऊपर हमला करता हूँ तो शायद मैं इसे हराने में कामयाब हो सकता हूँ और मेरी जीत हो सकती है। और हम देखते हैं कि सियोनवू उस बंदे के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है और यह देखने के बाद वह बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और हमला करते हुए कहने लग जाता है कि बच्चे, तुम मेरे आगे मरने वाले हो। और यह कहते हुए एक ज़ोरदार हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि सियोनवू उसके हमले को अवॉइड करता है और एक ज़ोरदार मुक्का उसके मुँह पर दे मारता है। पर हम देखते हैं कि वह बंदा दोबारा से सियोनवू को ऊपर हमला करता है और सियोनवू उसके हमले से बच जाता है और एक और ज़ोरदार मुक्का उसके मुँह पर दे मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे को थोड़ा बहुत दर्द हो रहा होता है। पर हम देखते हैं कि सियोनवू लगातार मुक्के पर मुक्के उसके मुँह पर मारने लग जाता है, जिसकी वजह से उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह बेहोश होने वाला है। और ये देखने के बाद सियोनवू थोड़ा-सा खुश होता है और कहने लग जाता है कि अब मेरा आखिरी का हमला करने का वक़्त आ चुका है, जिसकी वजह से यह पूरी तरीके से डाउन हो जाएगा। और हम देखते हैं कि सियोनवू एक ज़ोरदार हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, पर हम अचानक से देखते हैं कि वह बंदा सियोनवू के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और हँसते हुए कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। क्या तुम इतने भी होशियार नहीं हो? मैं तुम्हें हमला करने का मौका दिया ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूँ, तुम मेरे जाल में फँस गए। जिसे सुनने के बाद सियोनवू कहता है कि मैंने भी तुम्हें हाथ पकड़ने का मौका दिया। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? और सियोनवू बताता है कि क्या तुम जानते हो कि कंगारू हमला करने से पहले अपने अपोनेंट के हाथों
हाथों को पकड़ लेता है। और ये सुनने के बाद वह बंदा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि सियोनवू दोनों पैरों को मिलाकर एक जोरदार किक उस बंदे के मुंह पर दे मारता है और ये काफ़ी ज़्यादा जोरदार किक होती है, जिसकी वजह से उस बंदे का चेहरे का नक्शा ही बिगड़ जाता है और वह दूर जाकर गिरता है। पर हम देखते हैं कि वह अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि मेरी बॉडी हिल नहीं पा रही है, आखिरकार मेरे साथ कैसा क्या हो रहा है, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा कमज़ोर क्यों है, इस लड़के को हराने का कोई तो तरीका होगा, मैं इसे हराना चाहता हूँ। और ड्रग्स कहाँ हैं, मुझे वह ड्रग्स लेने होंगे। और अचानक से उसकी नज़र कहीं पर जाती है और हम देखते हैं कि उसकी ड्रग्स पर नज़र जाती है और वह कहता है कि मेरा ड्रग्स कमज़ोर था, मुझे लगता है कि मुझे एक और ड्रग्स लेना होगा ताकि मैं ताकतवर हो सकूं और इसे हरा सकूं। और ये देखने के बाद सियोनवू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि वह मेरा ड्रग्स था, तुम उस ऐसा नहीं कर सकते, तुम ये चीटिंग है। और हम देखते हैं कि वह उसे लेने के लिए जा रहा होता है, पर हम देखते हैं कि तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। उस बंदे ने वह ड्रग्स अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया होता है, उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल पड़ चुकी होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वह पागल हो चुका है। और यह देखने के बाद ड्रोन कहता है कि प्लेयर के अंदर डोपिंग सक्सेसफुली इंजेक्ट हो चुका है। और ये कहते ही अचानक से वह बंदा सियोनवू के ऊपर एक जोरदार तरीके से हमला कर देता है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है, जिसकी वजह से सियोनवू के मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। और वह बंदा अचानक से सियोनवू को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ, आज तुम मुझसे नहीं बचने वाले। और यह कहते ही वह सियोनवू को एक जोरदार तरीके से ज़मीन पर पटक देता है और यह भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे सियोनवू की जान निकल चुकी है। और हम देखते हैं कि सियोनवू वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद ड्रोन उसे देखने के लिए आ रहा होता है और उसकी जांच करने लग जाता है। लेकिन अचानक से वह बंदा आता है और कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। और वह सियोनवू की गर्दन को दबोच लेता है और उससे कहने लग जाता है कि बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन ये एक खूनी खेल है जिसमें मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी तुमसे कोई खास दुश्मनी है, मुझे बस जीतना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। और वैसे भी तुम्हें मारने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वह सियोनवू की गर्दन को बुरी तरीके से जकड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से सियोनवू की जान निकल रही होती है और वह अपने मन में अपने फादर को याद कर रहा होता है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वे दोनों ही अचानक से बेहोश हो जाते हैं और वह ड्रोन उन दोनों को देखने के लिए आ रहा होता है और कहने लग जाता है कि प्लेयर मर चुका है। जिसे देखने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि आखिरकार कौन सा प्लेयर मरा है। जिसे देखने के बाद कमिन शो कहता है कि ज़्यादा ओवरडोज लेने की वजह से वह खिलाड़ी अब मर चुका है, ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से वह मर गया और वैसे भी एक से ज़्यादा बार ड्रग्स लिए जाए तो उसके बचने के चांस 0.5% है। इस लड़की की बॉडी पहले से ही कमज़ोर थी, इसलिए यह एक ड्रग्स सक्सेसफुली ले पाया, लेकिन जैसे ही इसने दूसरा ड्रग लिया इसकी बॉडी उस ड्रग्स की पावर को झेल नहीं पाई और ओवरफ्लो होने की वजह से यह मारा गया। जिसे सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि इसका मतलब है कि सियोनवू बहुत ही ज़्यादा लकी है, उसका अपोनेंट तो बड़ी आसानी के साथ मारा गया, ये उसकी किस्मत है। जिसे सुनने के बाद किम मिन सो कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई किस्मत है या फिर लक है, मुझे लगता है कि उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से वह अभी तक मैदान में टिका हुआ था। और यह सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि उसकी हड्डियाँ मजबूत है, जिसकी वजह से वह इतना ज़्यादा ताकतवर है, अगर उसका मॉन्स्टर से सामना हो गया तो वह बड़ी आसानी के साथ मारा जाएगा, वह लोग उसकी हड्डियों को चूर चूर कर देंगे। जिसे सुनने के बाद किम मिन सो कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वह भी मॉन्स्टर हैं, लेकिन सियोनवू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, उसकी हड्डियों की वजह से वह इतना ज़्यादा ताकतवर है, मसल होने से कुछ भी नहीं होता, हम मसलों की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही इतने ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। हड्डियाँ हमारे लिए तलवार का काम करती है और मसल्स हमारे लिए ढाल का, इसलिए आपको यह मानना होगा कि सियोनवू सबसे ज़्यादा ताकतवर है। जिसे सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसे इसका मॉन्स्टर से सामना होगा तब पता चलेगा कि यह कितना ज़्यादा ताकतवर है, अगला स्टेप क्या होने वाला है। जिसे सुनने के बाद किम मिन सो बताने लग जाता है कि अगला स्टेप इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। सबसे पहले सियोनवू को अच्छी ट्रीटमेंट दी जाएगी और इसके बाद इसका सामना मॉन्स्टर से होगा, इसे लगने लगेगा कि यह एक अलग ही दुनिया में आ गया है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर होंगे। फिर इसके बाद हमें सियोनवू के रूम को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट चल रही होती है और उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा सही हो चुका होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि वह मर गया, क्या वह मेरी वजह से मरा है, मैंने तो सिर्फ उसे धक्का दिया था, मैं तो खुद उससे बचना चाहता था, नहीं नहीं वह तो मुझे ही मार देना चाहता था। और वैसे भी यह लड़ाई मैं अपने माँ बाप के लिए लड़ रहा हूँ ताकि मैं उन सबको बचा सकूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने ड्रोन आ जाता है जो उसे कहने लग जाता है कि प्लेयर पहले राउंड में पास हो चुका है, वह अगले राउंड के लिए तैयार हो जाए, तुम्हें मेरे साथ लॉबी में चलना होगा। और यह सुनने के बाद वह बंदा बताता है कि अब से तुम्हें यह गाइड करेगा, तुम्हारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं तुम इससे पूछ सकते हो और इसके अलावा तुम्हें ये वह उस
उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वेपन्स लगाए हुए हैं, तो याद रखना कि तुम कोई बेवकूफ़ी ना करो, नहीं तो तुम्हें ये मार डालेगा। और हम देखते हैं कि सियोन उस ड्रोन के पीछे पीछे चलने लग जाता है और वह ड्रोन उसे एक अलग ही जगह पर ले आया हुआ होता है, जिसे देखने के बाद सियोन कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई गुफा है, अगर यहाँ से कोई भागना भी चाहे तब भी वह नहीं भाग सकता और मारा जाएगा। काश मैं अपने मॉम डैड से पूछ पाता था कि वे कैसे हैं, लेकिन कम से कम उन लोगों ने मुझसे वादा किया है जब तक मैं मैदान में मौजूद हूँ वे मेरी मॉम डैड को सेफ रखेंगे। अब मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह से ज़िंदा बचता हूँ। मैंने आज तक जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं ये सब उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। बाहर के लोग सोचते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर हूँ, लेकिन यहाँ तो सड़क का गुंडा ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जहाँ से ज़िंदा बाहर निकलना नामुमकिन है। और वैसे भी मैं नहीं जानता कि यहाँ पर कितने ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर हैं और मेरा किन किन से सामना होने वाला है। और हम देखते हैं कि वह ड्रोन कहने लग जाता है कि हम लॉबी के पास पहुँच चुके हैं, दरवाज़ा ओपन हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह दरवाज़ा ओपन होने लग जाता है और सियोन वो उसके अंदर चला जाता है। और जैसे वह सामने की तरफ देखता है, हम देखते हैं कि वहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं, जिनमें से एक ड्रोन कहता है कि प्लेयर्स यहाँ पर लॉबी में पहुँच चुके हैं। जिसे देखने के बाद सियोन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेयर नहीं बल्कि बहुत सारे ढेर प्लेयर होते हैं और ये बिल्कुल देखने में एक मॉन्स्टर की तरह लग रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद सियोन वो कहता है कि ये तो जीते जागते मॉन्स्टर हैं और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। और हमें बताया जाता है कि इन प्लेयर्स की संख्या 124 है। और वह ड्रोन कहता है कि सभी प्लेयर्स एक जगह पर इकट्ठा हो जाएं, आपके लिए ब्रीफिंग रूम तैयार किया जा रहा है। जिसे सुनने के बाद सियोन वो कहता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और वैसे भी जिस खिलाड़ी से मैं लड़ा था उसके हिसाब से इन लोगों का लेवल अनदर लेवल पर है, मुझे इन लोगों से बचना होगा। अगर मैं फाइट के अंदर चोट खाए बिना आना चाहता हूँ तो मुझे इन लोगों की नज़रों में नहीं आना है, नहीं तो मैं सच में मारा जाऊँगा। पर हम अचानक से देखते हैं कि सियोन के पीछे कोई आ जाता है जो कहने लग जाता है कि हे बच्चे, तुम तो एक हाई स्कूलर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लगता है कि तुमसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्या तुम अपने बड़े भाई के साथ लड़ना चाहोगे? और हम देखते हैं कि सियोन वो उसे बड़ी आसानी के साथ इग्नोर कर देता है और कहने लग जाता है कि धत तेरी की, मेरी यूनिफॉर्म की वजह से सब लोगों की पहचान में मैं आ जाऊँगा। मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ब्रीफिंग रूम तैयार हो जाए। और हम देखते हैं कि दो खिलाड़ी आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है कि क्या तुम्हें कहता है कि यह हाई स्कूलर बड़ी आसानी के साथ यहाँ तक पहुँच गया है क्योंकि इसके खिलाड़ी ने ओवरडोज ले लिया था, जिसकी वजह से वह मारा गया और ये यहाँ तक पहुँच गया है। जिसे सुनने के बाद दूसरा फाइटर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, तुम कहना चाहते हो कि इस लड़के ने ड्रग्स नहीं लिया था? जिसे सुनने के बाद वह फाइटर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और इसीलिए तो इसे यूनिक यूनिफॉर्म दी गई है। मुझे लगता है कि वीआईपी लोग कुछ ज़्यादा ही मज़ा लेने चाहते हैं, वे इस लड़के को जल्दी ही मारना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद वह फाइटर कहता है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, लगता है कि इस बच्चे के साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यह सुनने के बाद वह फाइटर डर जाता है और कहने लग जाता है कि अपनी सर नीचे झुका लो, लगता है कि उस बच्चे पर किसी और की नज़र है और वह हमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि सियोन को कोई आवाज़ देता है और कहता है कि हे, पीछे मुड़कर देखो। और ये सुनने के बाद सियोन पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ पर वह बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर चुका होता है और कहने लग जाता है कि बच्चे, मैंने तुमसे सवाल पूछा था, क्या तुम मेरे साथ मज़ा करना चाहोगे? तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। और ये सुनने के बाद सियोन थोड़ा सा शांत रहता है और अपने मन में कहता है कि आखिरकार क्या ये मुझसे लड़ना चाहता है? पर वह बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के सर पर अपना हाथ रख देता है और कहने लग जाता है कि बच्चे, अगर तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सर को फाड़ दूंगा। और यह सुनने के बाद सियोन अपने मन में कहता है कि अगर मुझे इन पागलों के बीच में जिंदा रहना है तो मुझे सबसे बड़ा पागल बनना होगा। और हम देखते हैं कि वह एक जोरदार मुक्का उस बंदे को मार रहा होता है और वह बंदा भी सियोन के ऊपर एक तेज सा हमला कर देता है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है और उन दोनों के हाथों को झटक देता है और कहने लग जाता है कि रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि ये एक और ताकतवर फाइटर होता है जो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद सियोन थोड़ा सा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि वह खिलाड़ी थोड़ा सा शांत होता है जो कहता है कि रुक जाओ। जिसे सुनने के बाद वह गुंडा उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि तो तुम मेरे शिकार के बीच में आना चाहते हो? और यह सुनने के बाद वह प्लेयर कहता है कि नहीं, वह एक हाई स्कूलर है, तुम्हें उससे लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यह कहते हुए जान लगाकर बड़ी तेज़ी के साथ अपने हाथ को उसे छुड़ा लेता है। जिसे देखने के बाद वह गुंडा भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने अपने एक हाथ में ड्रॉप लिया हुआ है, अगर तुमने मेरे सामने आने की कोशिश भी की तो तुम मारे जाओगे। और वह सियोन से कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें जल्दी ख़त्म कर दूंगा। और यह सुनने के बाद सियोन अपने मन में कह रहा होता है कि इन लोगों की नज़र मुझ पर पड़ गई है, बेहतर होगा कि मैं इन लोगों को इग्नोर करूं, मुझे बिना चोट खाए यहाँ से जाना है। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे पर मुक्के चला रहे होते हैं। और वह बंदा कहता है कि तुम मेरे हाथों से जल्दी ही मारे जाओगे और तुम्हें मारने के बाद मैं इस लड़के को भी ख़त्म कर दूंगा। और यह सुनने के बाद सियोन
वो भी मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, ये मेरी लड़ाई है, मुझे इससे लड़ना होगा और इसे मारना होगा। और वह तैयार हो जाता है, पर अचानक से वह किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस ड्रोन ने किसी खिलाड़ी के ऊपर गोली चला दी होती है और हम देखते हैं कि उसने उस बंदे गुंडे को मार दिया होता है, जिसे देखने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वह ड्रोन कहता है कि तुम सभी खिलाड़ियों के लिए ब्रीफिंग रूम तैयार किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद सियोन वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यह क्या बकवास है, इन लोगों ने बिना वार्निंग दिए उसे मार दिया, ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अचानक से सियोन वू को किसी की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट को होस्ट करने वाला असली मास्टरमाइंड लाइव आ चुका होता है, जो कहने लग जाता है कि आप सभी खिलाड़ियों को जिंदा रहने के लिए बधाई हो। पहला राउंड जो आप सभी ने पार किया था वह तो सिर्फ बेसिक था, आगे के राउंड में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये इसमें ज़िंदगी और मौत का फैसला होगा, जिसमें तुम्हें खिलाड़ी को तब तक मारना होगा जब तक वह मर ना जाए, या फिर उसने भागने की कोशिश भी की तो उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। ये खेल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगली फाइट होने से पहले सभी फाइटर्स अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि इसमें जो इनाम मिलने वाला है वह 10 बिलियन तक होने वाला है। ये एक ग्रैंड प्राइज़ है जिससे तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है। और यह सुनने के बाद सारे के सारे प्लेयर्स खुशी से नाच लग जाते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद सियोन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह सारा का सारा पैसा मेरी फैमिली को इंसानों की तरह जीने के लिए है, मैं ये सारा पैसा ले जाऊँगा। और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वह बंदा कहने लग जाता है कि लेकिन अफसोस की बात है कि यह सारा पैसा सिर्फ एक ही खिलाड़ी को दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें दुखी होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम टॉप 16 में पहुंच जाते हो तो तुम्हें वीआईपी द्वारा लगाए हुए पैसे का 5% पैसा दिया जाएगा और यह एक बहुत बड़ा इनाम है। जिसे सुनने के बाद एक खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं ये मैच जीतने के बाद पैसा भी ले लूँगा और सट्टे में लगा हुआ सारा पैसा भी ले लूँगा, सच में मेरी तो मज़े होने वाले हैं। और वह बंदा कहता है कि सभी प्लेयर्स का लाइव ब्रॉडकास्ट होगा, जिसके लिए सभी को एक एक गाइड दिया जाएगा जिसके अंदर एक कैमरा लगा होगा। और ये सुनने के बाद सियोन वो थोड़ा सा चौंक जाता है और वह बंदा कहता है कि सभी वीआईपी आपको लाइव देखने वाले हैं, जिसमें वह आपकी ताकत को देखेंगे और आपकी ताकत के हिसाब से आप पर पैसा लगाया जाएगा। जितनी ज़्यादा आपके अंदर ताकत होगी उतना ही ज़्यादा पैसा लगाया जाएगा। एक तरह से कहा जाए तो तुम्हें सिर्फ अपने वीआईपी को अपनी ताकत दिखानी है और साबित करना है कि तुम ही उसके लिए बने हो, तुम ही उसके लिए जीत कर दिखाओगे। अगर आपका वीआईपी आपको पसंद करता है तो वह आपको बहुत सारा पैसा भी दे सकता है। इसके लिए सभी को ब्रीफिंग रूम दिए जाएंगे जिसके अंदर 4-4 लोग मौजूद होंगे। आपको एक टीम की तरह काम करना है, जिसकी टीम सबसे ज़्यादा ताकतवर होगी उसी को सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक खेल होने वाला है। तो तुम सब लोग इसी के लिए तैयार हो जाओ। और ये सुनने के बाद खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि मैं ही जीतूंगा, मैं ही ये 10 बिलियन ले जाऊंगा। और वह बंदा कहता है कि अगर अभी भी किसी प्लेयर के मन में कोई सवाल है तो वह अपने गाइड से पूछ सकता है, वह उसके जवाब दे देगा। और ये सुनने के बाद दो फाइटर आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि मैं तो एक ताकतवर टीम को चुनने वाला हूं और उसी के साथ जाने वाला हूं। अगर मैं ताकतवर टीम के साथ रहूंगा तो हमारी जीतने की संभावना बढ़ जाती है और सारे वीआईपी हमारे ऊपर ही पैसा लगाएंगे, हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें एक ताकतवर टीम चुननी होगी। वैसे मैं तो इस हाई स्कूलर के साथ नहीं जाने वाला, अगर मैं इसके साथ गया तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं कि सियोन अपने रूम को ढूंढ रहा होता है और कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, मैं तो एक रूम भी नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन अचानक से वह बंदा उसके पास आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब तक मैच शुरू नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखने वाला हूँ। और ये सुनने के बाद वह उसके हाथ को देखने लग जाता है जो कि लाल पड़ चुका होता है। लेकिन अचानक से उसकी नज़र एक बंदे पर जाती है जो पीले बालों वाला बंदा होता है और उसे देखने के बाद वह थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वह नहीं है। और वह बंदा कहता है कि चलो हम अपने लिए एक खास सा कमरा ढूंढते हैं बच्चे, ये सच में काफ़ी ज़्यादा खास होना चाहिए। और ये सुनने के बाद सियोन वो अपने मन में गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बच्चा कहने की, वैसे तो इसने मेरी जान बचाई है, लेकिन इसके अलावा ये ऐसे लड़के के साथ क्यों रहना चाहेगा जिसकी वजह से इसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई भी मेरे ऊपर दाव पैसा नहीं लगाने वाला। मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन जो भी हो मुझे यहाँ पर सभी लोगों से संभल कर रहना होगा, मुझे अपना ध्यान रखना होगा। और वह बंदा कहता है कि तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं। और ये सुनने के बाद वह दोनों एक साथ जा रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वही दोनों फाइटर उन दोनों को देख रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि इन दोनों ने अपने
अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया। ये थोड़ा सा अजीब ग्रुप है। और दूसरा फाइटर कहने लग जाता है कि मैंने इसलिए तो बगल वाले कमरे को लिया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर फाइटर्स हैं और सभी वीआईपी हमें ही देखने वाले हैं और हम पर बहुत सारा पैसा लगाने वाले हैं। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। मैं उन लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर हूँ और उन लोगों को जीत कर दिखाऊंगा और मेरे पास बहुत सारा पैसा ही पैसा होगा। और यह सुनने के बाद दूसरा फाइटर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब तुम किसी वीआईपी को अट्रैक्ट कर पाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है। फिर इसके बाद हमें एक और कमरे को दिखाया जाता है जहाँ पर हम 3 मॉन्स्टरों को देखते हैं और इन तीनों की बॉडी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की होती है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वह पीले बालों वाला बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है और उनके दरवाजे को लगा देता है और कहने लग जाता है कि क्या यही मेरा रूम है? हे, तुम सामने से हट नहीं सकते, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जिसे सुनने के बाद वह उनका बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो कैमरे भी बंद है और तुम यहाँ पर आ गए, लगता है कि तुम मेरे आगे मरना चाहते हो। और वह एक जोरदार हमला उस बंदे के ऊपर कर देता है। पर हम अचानक से देखते हैं कि वह बंदा दोनों 2 फिंगर्स को सामने की तरफ करता है और एक जोरदार हमला उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला होता है। इसकी वजह से वह बंदा एक ही वार के अंदर डाउन हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद उसके बंदे भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वह पीले बालों वाला बंदा कहता है कि बधाई, मैंने तुम्हारे बॉस को मार दिया, क्या तुम मुझे बधाई नहीं देना चाहोगे? जिसे देखने के बाद वह दोनों फाइटर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और यह देखने के बाद पीले बालों वाला बंदा कहता है कि अच्छा है कि तुम लोग चुप हो, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहीं पर ही मार डालता। और वैसे भी यहाँ पर मैं किसी और को बधाई देने के लिए आया हूँ। और हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम मिन हांसू होता है और इसकी एज 19 साल की होती है। और हमें पता चलता है कि यह हमारे मेन कैरेक्टर को जानता है, लेकिन कैसे जानता है हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया होता। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चाहे अपने हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।